हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज से हम लोग यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और यह मान के चलिए कि चुनाव के बाद कभी भी एग्ज़ाम कराया जा सकता है और पहले की तुलना में कंपटीशन जो है बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम अचानक से कराया गया था और उसमें वो लोग जिन लोगों की तैयारी नहीं थी और फॉर्म डाल दिए थे, उन लोगों की तैयारी भी अच्छी खासी हो गई होगी। ठीक है, तो आप लोगों को अपनी तैयारी और बेहतर करनी है, जिससे कि इस बार जो है आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाए। ठीक है, और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग जो है पढ़ने के साथ साथ जितना अधिक प्रैक्टिस सेट कर पाएँ, जितना अधिक प्रैक्टिस कर पाएँ उतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अंततः यह जो है यही काम आने वाला है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों के जो डाउट है डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, जिससे क्या है कि जो क्वेश्चंस गलत होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में वह नहीं होंगे। ठीक है, तो आज से जो है हम लोग यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और यह मान के चलिए कि एग्ज़ाम तक जो है आप लोगों के कम से कम 100 से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप लोग अच्छे से जो है एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 110 प्लस टारगेट बनाकर चलिए कि 110 प्लस क्वेश्चंस जो है सही करने हैं। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग स्वयं आंसर बताइए और देखिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा सेक्शन कमज़ोर है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? प्रबल ऑक्सीकारक जो है कौन है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, HNO3 या फिर फ्लोरीन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्लोरीन जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आयरन लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? ढलवा लोहा, स्टील, पिटवा लोहा या फिर कच्चा लोहा। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पिटवा लोहा जो है वह लोहे में सबसे शुद्ध लोहा होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य कौन है? शहतूती रेशम जो है इसका अग्रणी उत्पादक राज्य जो है कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कर्नाटक जो है शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है? लद्दाख, तमिलनाडु का पूर्वी तट, लाहौल एवं स्पीति जो हिमाचल प्रदेश में, या फिर उत्तर भारत का मैदान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तमिलनाडु के पूर्वी तट पे जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु का जो पूर्वी तट है यह दक्षिण पश्चिम मानसून के विपरीत पड़ता है, अर्थात यहाँ पे फिर इसी वजह से वर्षा नहीं होती है। इसके वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, यही वजह है कि इससे वर्षा नहीं होती है। तमिलनाडु में जो मुख्य रूप से वर्षा प्राप्त होती है वो दक्षिण पूर्वी जो मानसून है, जो जिसे लौटते हुई मानसून भी कहा जाता है, उससे वर्षा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर शेरशाह। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जो है इसका सही है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है यह मध्ययुगीन शासकों में सबसे अधिक शिक्षित तथा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की जो माउंट आबू पर्वत है वहाँ पर की दिलवाड़े मंदिर का निर्माण किया गया और यह मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है। इसका संबंध जो है जैन धर्म से है और यह जो है राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर इसकी स्थापना की गई। सफ़ेद संगमरमर से इसका निर्माण कराया गया है। ठीक है, और यह जो है अपनी नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें, इसकी रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये आपको बताना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था, यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है वो महालनोबिस द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, PC महालनोबिस। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में इन इस्पात संयंत्रों की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में ही किया गया था और इसका जो समय था 1956 से लेकर के 1961 तक था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो समय है 1956 से लेकर के 61 तक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा में। लोकसभा में अगर अविश्वास मत पास हो जाता है
तो ऐसा माना जाता है कि मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो चुकी है और इस कंडीशन में जो है मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव जो है किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता, इसे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। बालकों की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? बालकों की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था, आपको जो है बताना है। सोवियत संघ, जापान, यूएसए या फिर कनाडा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर जो है इसकी सहायता से बालकों की स्थापना किया गया था। ठीक है, और यह मुख्य रूप से कोयला में अवस्थित है। हिंडाल्को की स्थापना अमेरिका के सहयोग से किया गया था। ठीक है, माल्को जो है इसकी स्थापना इटली के सहयोग से किया गया था। ठीक है, और यह कहाँ पे है? सोवियत संघ के सहयोग से जो है इसकी स्थापना किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, यह कोरबा में है। ठीक है, कोरबा में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार की जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो 1106 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। पश्चिम बंगाल का जो जनसंख्या घनत्व है वह 1028 है। ठीक, केरल का जनसंख्या घनत्व जो है यह है आपका 860 ही है, और उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, यह है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा कूनो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शून्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? शून्य की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। शून्य की जो खोज है यह किया गया था आर्यभट्ट द्वारा। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। आर्यभट्ट जो प्राचीन भारत के महान ज्योतिष और गणितज्ञ थे, और इनके द्वारा वर्गमूल का मान, पाई का मान भी निकाला गया था। और इसके साथ साथ जो है बाराहमिहिर जो है यह भारतीय थे, और यह जो है एक खगोल शास्त्री थे जिनके द्वारा पंच सिद्धांतिका की रचना की गई थी, जिसमें इन्होंने ज्योतिष विद्या का विस्तार रूप से वर्णन किया है। ठीक है, और इसके बाद जो है अगर हम बात करें, बाराहमिहिर या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी नहीं जाना जाता है, और यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्यभट्ट। और बाराहमिहिर के कुछ जो ग्रंथ हैं जिसमें बृहत जातक, बृहत संहिता, लघु जातक, पंच सिद्धांतिका, इन सब की रचना जो है बाराहमिहिर द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बने आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? कौन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉन जो है कोई कंप्यूटर वायरस नहीं है। डॉन जो है कंप्यूटर वायरस नहीं है। एक सेकेंड, इसमें क्या पूछा है कि कौन कंप्यूटर वायरस नहीं है? एड्स जो है यह कंप्यूटर वायरस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? स्वतंत्रता के बाद रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विलियम जोन्स जो है, विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है विलियम जोन्स ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? विलियम बैटिक, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या डलहौजी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विलियम बैटिक के समय में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत है वह विलियम बैटिक के समय में की गई थी, जिसका जो समय है 1828 से 1835 तक था। ठीक, और इसी के समय में मैकाले के नेतृत्व में एक शिक्षा से संबंधित इसका गठन किया गया था, और मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय का वर्णन किया गया है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें जो है 29 विषयों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और
11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से पंचायती व्यवस्था से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम समुद्री व्यापारिक मार्ग है? केप ऑफ गुड होप, पनामा, स्वेज या फिर उत्तरी अटलांटिक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक महामार्ग जो है यह सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राइबोसोम की संरचना होती है कैसी? राइबोसोम की जो संरचना है वह कैसी होती है? यह जो है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसकी संरचना जो है आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्री घास में मुख्य रूप से आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बायोचिप में क्या पाया जाता है? बायोचिप में क्या होता है ये आपको बताना है। बायोचिप की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आरएनए, डीएनए और प्रोटीन्स पाया जाता है। ऑप्शन डी क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस के संबंध में सही नहीं है? यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है, यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बताना है इसका कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह चक्रवातों की भविष्यवाणी कर सकता है या गलत है। चक्रवातों की भविष्यवाणी इसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और जीपीएस प्रणाली जो है कहाँ की है? अमेरिका की है जीपीएस प्रणाली, यूएसए की है जीपीएस प्रणाली। ठीक है, जीपीएस प्रणाली जो है यह अमेरिका की है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तराई क्षेत्र में जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। अन्य जो संस्थान है देख लीजिए कहाँ पे है। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च की तो सहारनपुर में है। केंद्रीय सूती वस्त्र संस्थान जो है कानपुर में है। जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान है भदोही में। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान है वाराणसी में। भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। ठीक है, तो ये अन्य संस्थान जो है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध जो है किस घराने से है? इनका जो संबंध है बनारस घराने से है, वाराणसी। ऑप्शन बी। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले के रूप में किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्कर मेले में जो है ऊँटों का व्यापार होता है, जो कहाँ पे होता है? राजस्थान में, जिसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वतंत्रता की प्रतिमा अर्थात स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह आपके न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी यह कहाँ पे है? ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? जीआई टैग कौन सा भारतीय उत्पाद पहला है जिसे जीआई टैग दिया गया था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्जिलिंग चाय जो है इसे सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। और इसे जो जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004 ईस्वी में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। और जो जीआई टैग दिया जाता है वह भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत जो है जीआई टैग का आवंटन किया जाता है, और सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? अजीम प्रेमजी, एन.आर. नारायण मूर्ति, प्रवीण महापात्र या फिर राजीव सीकरी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एन.आर. नारायण मूर्ति की यह रचना है। कौन? ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। ऑप्शन बी हो जाएगा। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहला व्यक्ति कौन था? मरने के बाद वह पहला व्यक्ति कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री श्री रविशंकर। ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे था? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस नंबर पे था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 161वें नंबर पे था। इसके पहले जो है भारत 150वें नंबर पे था, 150वें नंबर पे था 2022 में, और अभी इसकी रैंकिंग में 11 अंक की गिरावट हुई है और यह 161वें नंबर पे पहुंच चुका है। तो 2023 और 2022 दोनों की
दोनों का रैंक जो है याद रखिएगा, ठीक है। 2023 में 161वें नंबर पे है और 2022 में यह 150वें नंबर पे था। 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? यह जो है दिया गया था आपको, किसे दिया गया था? संजीव को दिया गया था, ठीक है। संजीव को जो है 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत किया है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन मेघचक्र, ऑपरेशन मेघचक्र। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 जो आईफा अवार्ड 2023 है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वह ऋतिक रोशन को प्राप्त हुआ है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। और इसमें अगर पूछ ले कि वेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? वेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार है यह दृश्यम 2 को मिला है। वेस्ट डायरेक्टर रॉकेटरी एंड नंबी इफेक्ट को दिया गया है, ठीक है। और वेस्ट एक्ट्रेस जो है गंगूबाई काठियावाड़ के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म इसमें जो है वेस्ट अभिनेता का जो पुरस्कार है ऋतिक रोशन को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, कौन सा राज्य पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है कौन? उचित संरक्षण कौन प्रदान करता है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनोनिमिटी या एनामिकता, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के तहत सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति प्राप्त है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 3 के तहत, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपका हिंदी वाला सेक्शन शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से हिंदी वाला सेक्शन शुरू होता है। इसमें आपको बताना है कि 41 और 42 ये जो क्वेश्चंस हैं, वाक्यों के लिए एक शब्द की पहचान करनी है। किसी के ज्ञान योग्यता कुशलता आदि को परखना क्या कहलाता है? यह कहलाता है परीक्षण, ऑप्शन सी हो जाएगा, परीक्षण कहलाता है। संगीत में एक ही सुर को दोगुने या चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आलाप, इसे आलाप कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाक्यों में मुद्रित काले शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको उचित विकल्प का चयन करना है। भाग्य में आस्था रखने वाले लोग कर्म नहीं करते, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें जो है कहा जाता है अनास्था। आस्था का जो आपका बताना है विपरीतार्थक शब्द, इसका अनास्था हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द के समानार्थी शब्दों का चयन करना है। ज्येष्ठ का समानार्थी क्या होगा? सॉरी, ज्येष्ठ का जो समानार्थी हो बड़ा हो जाएगा। शारीरिक कष्ट का जो समानार्थी वह क्या होगा? शारीरिक कष्ट का जो समानार्थी शब्द है वह हो जाएगा आपका पीड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें खर का पर्यायवाची आपको बताना है। खर का पर्यायवाची क्या होगा? खर का पर्यायवाची जो है वो गधा होता है, या कह सकते हैं कि गधे का पर्यायवाची खर होता है, ठीक है। खर का पर्यायवाची जो है गधा होता है। इसके अन्य जो पर्यायवाची में अगर बात करें तो वैशाख नंदन, वेसर, धूसर, चक्रिवान, यह सभी जो है गधे का पर्यायवाची है, ठीक। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची होता है पुंडरिक। पुंडरिक जो है कमल का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो पद में नीरज, पंकज, सरोज, कंज, राजीव, अरविंद, ठीक है, अंबुज, सरसीज, नलीन, पुष्कर, यह सभी किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न में दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्द द्वारा पूर्ति के लिए कुछ विकल्प प्रस्तावित हैं। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। धोखे भरे आधुनिक समाज में डैश डैश, इसकी प्रवृत्ति प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बताना है कि जो डैश डैश लगा है, खाली स्थान है, वहाँ पे क्या आएगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवंचन। धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित अर्थ बताना है। पुष्कर का अर्थ क्या होगा? पुष्कर का अर्थ क्या होगा? पुष्कर का मतलब होता है सरोवर, ठीक है, पुष्कर का मतलब सरोवर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसकी अगर हम पर्यायवाची की बात कर रही हैं, इसकी अगर हम बात करें, इसका अन्य पर्यायवाची शब्दों में पोखर, जलवान, सरसी, ताल, तालाब, जलाशय, सर, यह सभी भी जो है इसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। मनोज का क्या होगा? मनोज का जो है वो हो जाएगा आपका कामदेव। कामदेव, मनोज, मनमथ, मनसीज, रतिपति, ठीक है,
मार, यह सभी जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है? हंसपद विराम चिन्ह कौन सा है? यह जो है आपका सी हो जाएगा। इसे जो है हंसपद विराम चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है, आपको बताना है। मोहन ने लिखा है कि वह कल जाएगा। यौवन चरित्र निर्माण का समय है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मोहन ने लिखा है कि वह कल जाएगा, यह जो है मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार जो है विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। हिंदी है हम वतन और हिंदोस्तां हमारा, इस गीत के रचनाकार कौन है? इस गीत की रचना जो है इकबाल द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसे माना जाता है, आपको बताना है। सर्वश्रेष्ठ रस जो है यह माना जाता है, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? अंधा युग जो है यह एक काव्य नाटक है। अंधा युग एक काव्य नाटक है जो धर्मवीर भारती द्वारा 1955 में लिखी गई थी। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और धर्मवीर भारती की अन्य अगर रचनाओं की बात करें तो इसमें अंधा युग है, अनुप्रिया है, सात गीत, वर्ष, ठेले पर हिमालय, ये सभी जो है धर्मवीर भारती की हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। इसमें बताइए कौन किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए, प्रज्वलित। प्रज्वलित की वर्तनी जो है शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका सन्यासी। सन्यासी की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, अन्य सभी गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, दिए गए शब्द का सही विलोम क्या होगा? कृष का विलोम क्या होगा? कृष का जो विलोम होता है वह क्या होता है? स्थूल होता है। कृष का जो विलोम है स्थूल होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पुरस्कार का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का जो विलोम है वह होता है तिरस्कार। पुरस्कार का विलोम तिरस्कार होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। व्याकरण का विद्वान, इसके लिए क्या किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? व्याकरण का विद्वान के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याकरण। ऑप्शन डी हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ईश्वर पर विश्वास के लिए एक शब्द हो जाएगा आस्तिक, और ईश्वर पर विश्वास नहीं उसके लिए हो जाएगा नास्तिक। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। प्रत्येक का समास क्या है? प्रत्येक का जो समास है इसमें कौन सा समास है? प्रत्येक में जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है, प्रत्येक में अव्ययी भाव समास है। नीलोत्पल, नीलोत्पल में कौन सा समास है? नीलोत्पल में जो है कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नीला है जो उत्पल अर्थात कमल। ठीक, ऑप्शन सी। कुर्सी तोड़ना मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। कुर्सी तोड़ने मुहावरे का सही मतलब क्या होगा? कुर्सी तोड़ना मुहावरे का मतलब होता है मेहनत करना। ठीक है, आप लोगों को भी कुर्सी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 66-67 इसमें निम्नलिखित प्रयुक्त संधि का चयन करना है। निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में जो है आपकी विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद की अगर हम बात करें तो इसमें जो है व्यंजन संधि है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है आपको संधि विच्छेद का चयन करना है। इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है वो क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा आपका इति प्लस आदि। इति प्लस आदि मिल करके इत्यादि बनता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देवागमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देवागमन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा देवी प्लस आगमन। देवी प्लस आगमन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से करना है। बाधा या विधु को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? इसमें आपको बताना है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार के कौन सा भेद है। ठीक है, कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति। यह क्या है? अतिशयोक्ति। क्या कह रहा है कि बांधा था विधि को किसने इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से? क्या है? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है आपको बताना है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन
सी, वीर रस का जो अस्थाई भाव है वो उत्साह होता है। ठीक है, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। काव्य की आत्मा क्या होती है? काव्य की आत्मा जो है या रस होती है, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 73 से 76 ये गद्यांश दिए गए हैं और इसके अनुसार जो है आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए गद्यांश वाले क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने से पहले क्या करें कि जो क्वेश्चंस है उसे आप लोग पहले पढ़ लें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर गद्यांश पढ़ें। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन जब एक बार पढ़े रहेंगे तो गद्यांश को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आसानी से जो है आप आंसर जो है ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो चलिए गद्यांश देखते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है कि गद्यांश का संबंध किससे है? परिचित सज्जन की आदत बन गई थी और परिचित सज्जन का लेखक के दफ्तर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य था। जिम्मेदार व्यक्ति चिंता को, माला फेरते युग या फिर न माला फेरते युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इस कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें जो है पहले हम गद्यांश वाला जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए गद्यांश में क्या कह रहा है कि मेरे एक परिचित सज्जन थे, किसी दफ्तर में बाबू थे, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, परिवार का दायित्व सीमित था, कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे। उनकी बातचीत से पता चलता था कि वे हर माह कुछ बचा लेते थे और उनका बैलेंस बढ़ता जाता था। मुझसे थोड़ी घनिष्ठता बढ़ी तो उन्होंने अपना यह आदत बना लिया कि दफ्तर से छूटे और सीधे मेरे दफ्तर हाजिर में। यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ कि जब तक अपने सारे काम निपटा लेता था मेज़ से नहीं हटता था और उन दिनों काम का ऐसा अंबार था कि रात 8 बजे से पहले कभी फुर्सत नहीं मिलती थी। इसी बीच परिचित महोदय आते हैं और मैं उनके लिए एक प्याली चाय मंगवा देता हूँ, अपना कार्य करने लगता था। मैंने गौर किया कि परिचित महोदय को मेरा यह रवैया बुरा लगता था। कभी कभी तो मेरे सरलता का लाभ उठाते हुए मेरे सामने पड़े कागजात को बटोरते हुए कहते, छोड़िए इन सब कागजातों को, कुछ सुनाइए। प्रारंभ में 2-4 बार तो मैं उनके हंसकर टालता रहा। बाद में एक दिन कहा, मेरे यहाँ आपका स्वागत है, मगर कृपा करके ऐसा मत किया कीजिए, मुझे अपनी जिम्मेदारियों से निपटने दीजिए। आप जानते हैं कि यह मेरा दफ्तर है, घर नहीं। अगर मैं गप करने लग जाऊँ तो मेरे जिम्मे जो काम है उनको कौन करेगा। रही बात मन बहलाने की, तो मन बहलाने के लिए आप शौक से सिनेमा जाइए, पार्क में जाइए, कृपा कर मेरे दफ्तर को क्लब मत बनाइए। इस पर वे अपनी नाराज़गी छिपाते हुए बोले, भाई ऐसा मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, पूरे दफ्तर के कामों की चिंता आपके ऊपर क्यों ओढ़ हुई है? इतनी चिंता करते तो आपको सेहत का बुरा हाल हो जाएगा। और मैं उनसे कहा, ये सारे काम मेरे लिए चिंता हो तभी सेहत का बुरा हाल होगा। मैं इन चिंताओं को कर्तव्य के रूप में अपनाया हुआ हूँ। जिम्मेदार व्यक्ति चिंताओं को कर्तव्य के रूप में अपनाता है और गैर जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें गले से लिपटा हुआ सांप समझता है। तो आपको बताना है कि उपयुक्त गद्यांश का संबंध किससे है? कहानी से, उपन्यास से, यात्रा वृत्तांत या फिर आत्मकथा। देखिए यह जो है क्या है, यह जो है एक आत्मकथा है। एक कोई व्यक्ति है जो अपने बारे में बता रहे हैं कि उनके साथ जो है कौन सी जो घटनाएं होती थी वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यह जो है एक आत्मकथा हो जाएगी। ठीक, और परिचित सज्जन की आदत बन गई थी क्या? सैर करना, बिना काम निपटाए मेज से न हटना, कठिन परिश्रम करना, अपने दफ्तर से सीधे लेखक के दफ्तर पहुंचना। इसका हो जाएगा क्या, जो परिचित व्यक्ति थे वो क्या करते थे, अपने दफ्तर से सीधे जो है लेखक के दफ्तर पहुंचते थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, परिचित सज्जन का लेखक के दफ्तर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य क्या था? लेखक के कार्य में बाधा डालना, अपना मन बहलाना, दोस्ती बढ़ाना या फिर एक दूसरे का सहयोग करना। इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो अपना मन बहलाना था। अपना मन बहलाने के लिए उनके दफ्तर में पहुंचते थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जिम्मेदार व्यक्ति चिंता को क्या समझते हैं? जिम्मेदार व्यक्ति जो है यह चिंता को, अभी देखिए ऊपर बताया ना कि यह कर्तव्य के रूप में चिंता को देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कि माला फेरत युग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें किस अलंकार का उपयोग किया गया है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसमें जो है यमक अलंकार है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। इसमें इसके बाद जो है आपके संख्यात्मक योजना, आपके मैथ और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। इनका आंसर मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। 77 इन्हें जो है आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं आंसर बस बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि यह मेरा सेक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 78 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 915। क्वेश्चन नंबर 79 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इन्हें आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ठीक, और इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन कोशिश ये ज़रूर करिएगा कि इसे आप लोग सॉल्व कर ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81
क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 82 है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 86 जो है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 सॉरी क्वेश्चन नंबर 87 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन जो है एक बार पॉज करके आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 जो है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 जो है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 90 जो है, बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 90 की, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 92 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 94 से 96 जो है आपका क्या है, यह जो है आपका टेबल वाले क्वेश्चन है, तो इसका जो 96 की अगर हम बात करें, 94 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 जो है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 97 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, क्वेश्चन नंबर 98 जो है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर हो जाएगा 101 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 105 का डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 से 108 तक जो है यह क्या है आपका, क्या करें कि निम्न जानकारी को ध्यान से अध्ययन करें और दिए गए सवाल जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व करना है। ठीक। तो 106 से लेकर के 108 तक। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109 जो है, क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछा है, तो इसमें कितनी त्रिभुज है, 13। क्वेश्चन नंबर 110 जो है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 128 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 130 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 55। क्वेश्चन नंबर 131 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 133 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 134 का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 134 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 135 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 136 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 136 का डी हो जाएगा। 136 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 138 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 140 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 140 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 140 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 जो है क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 144 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 145 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 148 इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, 148 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 139 देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 149 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 150 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। तो यह थे 150 क्वेश्चन और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के एग्जाम तक आती रहेगी। और अभी ज़रूरी यह है कि आप लोग जितना प्रैक्टिस सेट कर पा रहे हैं जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। रिवीजन और आपके जो अन्य जीएस है और अपने सिलेबस को पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। इससे क्या है कि आप लोगों के अंदर जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप अच्छे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन हॉल में जो है अच्छे से प्रैक्टिस सेट अच्छे से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कोशिश यह करिए कि पर डे जो है कम से कम 1-2 प्रैक्टिस सेट आप लोग अच्छे से किया करें। ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिए जिससे कि जो भी प्रैक्टिस सेट है प्रॉपर प्रैक्टिस सेट जो है आप लोगों को कराया जाएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रैक्टिस सेट के साथ, कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा, या वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।